में हुआ था। उसके पिता भारतीय फौज में इंजीनियर थे और उसकी माँ स्वास्थ्य विभाग में काम करती थी। इंदिरा अपने माता पिता की दूसरी संतान थी। उसकी एक बड़ी बहन तथा एक छोटा भाई भी था। इंदिरा को बचपन से ही खेल कूद का बड़ा शौक था। उसे फुटबॉल और वॉलीबॉल जैसे खेल बहुत पसंद थे। इंदिरा अभी छोटी ही थी कि एक दिन उसके पिता का देहांत हो गया। पिता के देहांत के बाद उसके परिवार की जिम्मेदारी उसकी बड़ी बहन के पति ने उठाई। बड़ी होने तक इंदिरा ने फुटबॉल और वॉलीबॉल में कई राष्ट्रीय पदक जीते थे और इसी प्रतिभा के दम पर उसका सिलेक्शन इंडियन आर्मी में हो गया था। एक दिन इंदिरा खुशी खुशी घर आई और चहकते हुए अपनी माँ से लिपट गई। अरे क्या हुआ? ऐसी कौन सी बात हो गई जो तू इतना चहक रही है? माँ, इंडियन आर्मी की चिट्ठी आई है, मेरा सिलेक्शन हो गया है। मुझे 1 हफ्ते के अंदर दिल्ली हेडक्वार्टर में रिपोर्ट करना है। इंदिरा की बातें सुनकर माँ की आंखें खुशी से छलक उठी। धीरे धीरे वह दिन भी आ गया जब इंदिरा को दिल्ली के लिए निकलना था। इंदिरा की सब तैयारी पूरी हो चुकी थी। अच्छा माँ, अब मैं निकलती हूँ, गाड़ी का समय हो गया है। अपना ख्याल रखना और खाना समय पर खा लिया करना। और देख, बाहर का ज्यादा कुछ मत खाना। मैंने तेरे सामान में कुछ लड्डू और मठरियाँ रख दी हैं, उन्हें तू ही खाना, किसी को बांट मत देना। हाँ माँ, मैं अपना ख्याल रखूंगी। अब मैं कोई बच्ची नहीं हूँ जो तुम इतनी चिंता कर रही हो। हाँ, मालूम है बहुत बड़ी हो गई, मगर चाहे तू कितनी भी बड़ी क्यों ना हो जाए, मेरे लिए तो तू बच्ची ही रहेगी। इसके बाद इंदिरा अपनी माँ से गले मिलती है और घर से निकल जाती है। उसकी आंखों में आने वाली जिंदगी के रंगीन सपने तैर रहे थे, मगर उसे मालूम नहीं था कि ट्रेन का ये सफर हमेशा के लिए उसकी जिंदगी को बदल कर रख देने वाला है। रात का समय था। ट्रेन में सब लोग खाना खाकर सोने जा रहे थे। इंदिरा ने भी खाना खाया और सोने की तैयारी करने लगी। तभी वहाँ चादर ओढ़कर बैठे कुछ लोग उठे और उन्होंने अपनी जेबों से चाकू और पिस्तौल निकाल लिए। इंदिरा को समझते देर न लगी कि ये लोग लुटेरे हैं जो ट्रेन में मुसाफिरों को लूटने के लिए भेस बदल कर बैठे थे। लूटपाट करते हुए वो लुटेरे इंदिरा के पास आए। इंदिरा के गले में सोने की चेन थी। लुटेरों की नजर उस पर पड़ गई। चल, ये सोने की चेन निकाल। नहीं, ये चेन मेरे पिता की आखिरी निशानी है, मैं ये तुम्हें नहीं दूंगी। अरे देगी कैसे नहीं? इतना कहकर वो जबरदस्ती उसके गले से चेन छीनने लगा। इंदिरा ने चेन को बचाने की कोशिश की और इसी धक्का मुक्की में वो चलती ट्रेन से बाहर गिर गई और उसका एक पैर ट्रेन के नीचे आ गया। इंदिरा भयानक दर्द से चीख उठी और फिर बेहोश हो गई। रात भर वो उसी तरह पटरी के किनारे बेहोश पड़ी रही। उसका पैर कटकर अलग हो चुका था। इससे भी बुरा ये हुआ कि रात भर पटरी के आसपास रहने वाले चूहे इंदिरा के कटे पैर से मांस नोच नोच कर खाते रहे। सुबह रेलवे के कुछ कर्मचारियों की नजर बेहोश पड़ी इंदिरा पर पड़ी। वो उसे उठाकर अस्पताल ले गए। उसका एक पांव कटकर शरीर से अलग हो चुका था। दूसरे पांव की हड्डी भी कई जगह से टूट चुकी थी और साथ ही साथ उसकी रीढ़ की हड्डी में भी फ्रैक्चर हो गए थे। इंदिरा पूरे 3 दिन तक बेहोश रही। 3 दिन बाद जब उसे होश आया तो अपनी इस हालत पर उसे रोना आ गया। उसकी माँ और घर वाले उसे घेर कर खड़े थे। उसे रोता देखकर उसकी माँ भी रोने लगी। तभी वहाँ डॉक्टर आया। इंदिरा का ऑपरेशन करना होगा, लेकिन इस तरह के ऑपरेशन की सुविधा यहाँ उपलब्ध नहीं है। इन्हें दिल्ली के अस्पताल में एडमिट करना हो। इंदिरा को दिल्ली के एक बड़े अस्पताल में लाया गया जहाँ उसका ऑपरेशन किया गया और उसे नकली पांव लगाया गया। अभी भी उसे पूरी तरह से ठीक होने में कम से कम 4 महीने का समय लगता, इसलिए उसे अस्पताल में ही रखा गया। अस्पताल में पड़ी इंदिरा पूरे दिन बस आंसू बहाती रहती थी। एक दिन जब इंदिरा अस्पताल में अपने बिस्तर पर अकेली थी तब, हे भगवान, ये क्या हो गया? भविष्य के सारे सपने मिट्टी में मिल गए। तभी उसके सामने टीवी पर एक न्यूज आई। कैंसर को मात देकर भारतीय खिलाड़ी युवराज सिंह भारत लौटे। एकाएक इंदिरा के मन में एक बात आई, यहाँ लोग कैंसर जैसी लाइलाज बीमारी को मात दे रहे हैं और मैं इतने से ही घबरा गई। अगर मुझे मरना होता तो मैंने उसी पटरी पर दम तोड़ दिया होता। हे भगवान, अगर तूने मुझे बचाया है तो जरूर मेरे जीवन में कुछ अच्छा लिख रखा होगा। मैं अपाहिजों की जिंदगी नहीं जीऊंगी, ये मेरा दूसरा जन्म है। अब मैं एवरेस्ट फतेह करूंगी और लोगों को दिखा दूंगी विकलांग होना कोई शाप नहीं है। हाँ, बस थोड़ी बदकिस्मती जरूर है, मगर ये बदकिस्मती तुम्हारे सपनों को पूरा करने से नहीं रोक सकती।
इस सोच ने इंदिरा के रोम रोम में जोश भर दिया। इस इच्छा शक्ति के कारण वो 2 महीनों में ही ठीक हो गई। डॉक्टरों के भी आश्चर्य का ठिकाना न रहा। उनके जीवन का ये शायद पहला ऐसा केस था जिसमें मरीज अपने तय समय से पहले ही ठीक हो गया था। इन 2 महीनों में न सिर्फ इंदिरा ठीक हुई थी बल्कि अपने नकली पैर पर चलना भी सीख लिया था उसने। अब समय था अपने सपने को पूरा करने का। इसके लिए वो भारत की पहली महिला पर्वतारोही जिन्होंने एवरेस्ट को फतेह किया था उनसे मिली। तुमने इस हालत में एवरेस्ट फतेह करने की सोची? अरे तुम तो एवरेस्ट फतेह कर चुकी हो, अब बस दुनिया को तारीख पता चलनी बाकी है। मुझसे जो भी मदद हो पाएगी मैं करने को तैयार हूँ। इनकी तरह कई और लोगों ने भी इंदिरा को अपने सपने को पूरा करने में मदद की और आखिर में वो दिन भी आया जब इंदिरा अपने दल के साथ एवरेस्ट फतेह करने के अभियान पर निकली। 7 दिन की थका देने वाली यात्रा के बाद वो लोग एवरेस्ट की घाटी में पहुंचे। दोस्तों, अब हम एवरेस्ट की घाटी में पहुंच चुके हैं। कल से हम एवरेस्ट की चढ़ाई शुरू करेंगे। आज आप लोग आराम से सो जाइए। इंदिरा भी अपने टेंट में सोने चली गई। अगले दिन जब वो उठी तब उसे एक बुरी खबर पता चली। दोस्तों, मौसम विभाग की चेतावनी आई है कि आगे पूरे 1 सप्ताह मौसम खराब रहेगा। इस स्थिति में हम एवरेस्ट की चढ़ाई नहीं कर पाएंगे। हमें अपना मिशन यहीं रोकना पड़ेगा। नहीं, मैं यहाँ इस तरह निराश होकर वापस जाने नहीं आई हूँ। अब अगर मैं जाऊंगी तो एवरेस्ट पर तिरंगा फहरा कर ही जाऊंगी। दल के मुखिया और बाकी लोगों ने इंदिरा को लाख समझाया, मगर एक बार वो जो फैसला ले चुकी थी उससे टस से मस ना हुई। आखिर लोग उसे उसके हाल पर छोड़कर वहां से लौट गए। इंदिरा ने अपनी चढ़ाई शुरू की। मौसम विभाग के कहे अनुसार मौसम दिनों दिन खराब होता चला गया, मगर इंदिरा ने हार नहीं मानी और विशाल एवरेस्ट को अपने बनावटी पैरों से रौंदते हुए आगे बढ़ती रही। इसी चढ़ाई के दौरान एक दिन मौसम हद से ज्यादा खराब हो गया। इंदिरा को भी अपने कदम कुछ देर के लिए रोकने पड़े। रात का समय था। आसमान में चांद उगा हुआ था। ठंडी बर्फीली हवाएं पेड़ों को झुका रही थी। इंदिरा एक चट्टान की ओट में बैठी थी, तभी उसे एक गुर्राहट की आवाज सुनाई दी। फिर उसे अंधेरे में 2 सुर्ख आंखें चमकती हुई दिखाई दी। ये पहाड़ी पर रहने वाला विशाल भेड़िया था। उस भेड़िए ने अपने शिकार इंदिरा की खुशबू सूंघ ली थी। वह सधे कदमों से उसकी ओर बढ़ने लगा। विशाल भेड़िए को सामने देखकर इंदिरा का दिल धक धक करने लगा। डर के मारे उसका सारा शरीर बर्फीला तूफान होने के बावजूद पसीने से भीग गया। लगता है अब मेरा अंत आ गया है। मैं अपाहिज भला इस भेड़िए का मुकाबला कैसे कर पाऊंगी? मुझे भी दूसरे लोगों के साथ वापस लौट जाना चाहिए था। मगर तभी जैसे उसके दिमाग में एक बिजली सी कौंधी। नहीं, अगर मुझे मरना ही होता तो मैं उसी दिन मर गई होती। अरे, जब वो भयानक रात मुझे नहीं मार पाई तो इस भेड़िए की क्या मजाल। इतना सोचते ही इंदिरा पूरे जोश के साथ उठ खड़ी हुई। अब वो खौफ से बाहर आ चुकी थी। उसके सारे शरीर में सनसनी दौड़ रही थी और फेफड़ों में सर्द लहर। उसने भेड़िए की आंखों से आंखें मिलाई। वो धीरे धीरे कदम बढ़ाते हुए भेड़िए की ओर बढ़ने लगी। अब डरने की बारी भेड़िए की थी। आज तक उसके सारे शिकार उससे डर कर भागते रहे थे, मगर आज पहली बार कोई शिकार उसकी आंखों में आंखें मिलाकर उसकी ओर बढ़ रहा था। इंदिरा का रौद्र रूप देखकर वो दुम दबाकर भाग गया। इस जीत ने इंदिरा के जोश को दोगुना कर दिया। कुछ ही दिनों में सब बाधाओं को पार करते हुए उसने एवरेस्ट की चोटी पर अपना कदम रख दिया। इंदिरा ने एवरेस्ट की चोटी पर तिरंगा लहराया। आज इंदिरा उस भयानक काली रात को भूल चुकी थी जिसने उसे अपाहिज बनाया था। आज वो एवरेस्ट की चोटी पर खड़ी सूरज से आंखें मिला रही थी। अपनी अपंगताओं से संघर्ष करते हुए इंदिरा ने जो मुकाम हासिल किया था उस पर उसे आसमान भी सलामी दे रहा था। और सिर्फ एवरेस्ट ही नहीं, एक एक करके उसने अफ्रीका